A very warm good morning, all of you. Let's start your chapter 15, जिसका शीर्षक है बेटे पन्ना का त्याग। ठीक है, आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। इसके कठिन शब्द, शब्दार्थ और पाठ का सार मैंने आपको करने को दिए थे और कुछ अन्य प्रश्नोत्तर भी मैंने आपको करने को दिए थे नेक्स्ट पिछले वीडियो में। तो वो आप सभी ने कर लिए होंगे अपनी नोटबुक में, और जिसने नहीं किए हैं वो प्लीज़ अपना वर्क टाइम पे कर लेना। ठीक है बेटे, आज हम इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं आपको, तो आप इसको ध्यान से सुनिए। यहाँ पर एक बच्चा होता है जिसका नाम है खूबीलाल। तो वो कुछ कविता की पंक्तियाँ गुनगुनाता हुआ अपने घर में प्रवेश करता है। वो किस तरह से गाता है, बुंदे ले हल बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियाँ वो गुनगुनाता हुआ घर में प्रवेश करता है, और जैसे ही वो अपना बस्ता मतलब बैग मेज पर रखता है, मेज मतलब टेबल पर रखता है, रख कर लौटना चाहा, तो उसने देखा कि उसकी बहन जीजी मतलब उसकी बहन खिड़की पर बैठी हुई है और बहुत ध्यान से कोई पुस्तक पढ़ रही है। तो खूबीलाल उस अपनी बहन से बोलता है, जीजी ओ जीजी, हाँ आ गए खूबी। फिर वो अपनी बहन उसकी बहन बोलती है कि हाँ खूबीलाल, कि तुम आ गए। घर पे उसको खूबी नाम से बोलते थे, निकनेम। तो वो बोलता है, हाँ आ गया। तुमने तो पढ़ने में इतनी डूब गई थी, तुम तो पढ़ने में इतना डूबी हुई थी, इतना खो गई थी कि मेरे आने का आपको पता ही नहीं चला। सुनो जीजी, आज हमारी, फिर वो अपने स्कूल का मतलब अपनी स्कूल का रूटीन बताता है कि आज हमारी कक्षा में एक बाल सभा हुई थी। बाल सभा में उसे बहुत मज़ा आया। उसकी स्कूल में क्या हुआ था, बाल सभा का आयोजन हुआ था और उसमें उसे बहुत मज़ा आया। फिर वो अपना पूरी बात बताते हुए कहता है कि अच्छा क्या हुआ। उसकी बहन पूछती है उससे कि ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें बहुत मज़ा आया। तो बोला, अंताक्षरी हो रही थी ना, मतलब उसमें क्या हो रहा था, बाल सभा में अंताक्षरी हुई थी। तो रविंद्र का नंबर आया, तो ब से आरंभ होने वाली कविता उसे आई ही नहीं, मतलब ब से शुरू होने वाली शब्द पे उसे कोई कविता बोलनी थी, तो उसे आई नहीं। तब मैंने उस वह पंक्ति बोल दी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो उसकी बहन बोलती है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, बड़ी बात हो गई, ये तो कोई भी है, अपन अंताक्षरी खेलते हैं, किसी को नहीं आता है तो फिर दूसरी टीम वाला उसको बताता ही है। तो बोलता है, फिर खूबीलाल अपनी बहन को बोलता है, सुन तो सही जीजी, मतलब मेरी पूरी बात तो सुनो। मैंने एक पंक्ति बोली थी ना, तो कुछ लड़कों ने हल्ला कर दिया और कहा कि पूरी कविता बोलो, पूरी कविता बोलो। मैंने खूब जोरदार स्वर में सुना दी और इतनी तालियां बजी जीजी की पूछो ही मत। मतलब ये कविता बहुत ही बड़ी कविता है जो आप अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो ये कविता उसने बहुत ही जोर शोर से, मतलब इसमें ये क्या है, जोश वाली कविता है, इसको सुनाने के लिए पूरा जोश चाहिए। तो उसने बहुत ही जोरदार स्वर में, मतलब जोश भरे स्वर में ये कविता सुनाई और सबको इतनी पसंद आई कि सबने बहुत ही तालियां बजाई। अच्छा, तभी तुझे बड़ा मज़ा आया, जीजी ने हंसकर कहा कि जब तुम्हारी तालियां इतनी सारी खूब बजी तभी तुम्हें बहुत खुशी हुई। हमें कोई है ना अप्रिशिएट करता है, हमारे लिए ताली बजाता है, या हमें टीचर कोई इनाम देती है, स्टार वगैरह देती है, तो हमें खुशी होती है ना। तो उसी तरह सबने उसकी कविता सुनकर तालियां बजाई तो उसे बहुत ही अच्छा लगा। तो बोलता है, खूबीलाल ने कहा कि हाँ। फिर पूछा कि तुम क्या पढ़ रही थी जीजी, कि तुम ऐसा क्या पढ़ रही थी जो तुम इतना खो गई कि मेरे आने का आपको पता ही नहीं चला। तो उसने कहा उसकी बहन ने कि नारी की कहानी पढ़ रही थी, नाम था उसका पन्नाधाय। पन्नाधाय नाम मतलब नारी की कहानी मैं पढ़ रही थी। बोली, हाँ वह नाटक जो तुम्हारे पाठ्यक्रम में है ना, मतलब उसका नाटक तो तुम्हारे पाठ्यक्रम में भी है। खूबीलाल ने जीजी के निकट आकर भोलेपन से पूछा। तो जीजी ने हंसकर कहा कि मैं तेरा मतलब समझ गई, अब तू कहेगा कि मेरी अच्छी जीजी मतलब मेरी प्यारी जीजी, अब तुम मुझे उसके नाटक की कहानी के रूप में मुझे सुनाओ। तो ये सुनकर खूबीलाल हंसने लगा। क्यों? क्योंकि उसकी बहन ने उसके मन की बात को पता लगा लिया था। तो अपने मन की बात कोई कह देता था, हमें हंसी आ जाती है ना। तो ऐसे ही खूबीलाल भी हंसने लग गया। तो बोलता है, सुनो, वो उसकी बहन उसे कहानी सुनाते हुए कहती है कि सुनो खूबीलाल, झांसी की एक रानी थी जिसका नाम क्या था, लक्ष्मीबाई था। रानी दुर्गावती है ना, दुर्गावती
बेगम चांद बीबी, अहिल्याबाई इत्यादि तो वे महिलाएं हैं जिनके पास शक्ति थी मतलब उनके पास किसी राज्य की, किसी संगठन का बल था। मगर मैं जिस नारी की कहानी तुम्हें सुना रही हूँ, उसका महत्व इस दृष्टि से अधिक है क्योंकि उसके पास वो क्या थी, कहीं की कोई रानी नहीं थी, ना ही कहीं की कोई बेगम थी। वो तो एक सामान्य सी धायमा थी। धायमा क्या होती है बेटे? बच्चों का पालन पोषण करने वाली माँ। और जो कुछ उसने अपने राज्य के लिए, अपने स्वामी के लिए किया, वैसा संभवतः मतलब शायद आज तक दुनिया में कोई भी नहीं कर पाया। तो वो बोलती है कि अगर तुम कल्पना करो, इस बात को सोचो कि भैया, कल्पना करो भैया कि एक मतलब भैया मतलब खूबीलाल को बोल रही है कि तुम ये बात सोचो कि एक माँ के सामने अगर उसके एकमात्र लाडले मतलब बहुत ही प्यारे बेटे की अत्याचारियों द्वारा तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए तो उस माँ के मन पे क्या बीतेगी। सोचो, अपने भाई बहन को कोई अपने सामने थप्पड़ वप्पड़ मार देता है बिना गलती के उसके, तो अपने को कितना दुख होता है। तो किसी भी व्यक्ति को बिना उसकी गलती की कोई जान से मार दे, तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दे, तो और वो भी एक माँ के सामने अपने बच्चे को, तो उसके लिए उससे मतलब बड़ी बात कोई भी नहीं हो सकती। तो क्या ऐसा भी हो सकता है? कुबिलाल ने बोला कि इस तरह से भी उसके साथ हुआ था, इस तरह से भी कोई किसी के साथ कर सकता है? तो बोला हाँ। उसने बताया उसकी जीजी ने, हाँ, मगर पन्ना धाई की कहानी मजबूरी की कहानी नहीं थी, खूबी स्वेच्छा से किए गए, मतलब उसको कोई किसी ने मजबूर नहीं किया था कि तुम अपने बेटे का बलिदान करो। तो पर उसने अपनी इच्छा से, स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से ये त्याग और बलिदान किया था। और इसी त्याग और बलिदान की एक कहानी है जो तुम्हें ध्यान से सुननी है। तो बोलती है सुनो। चित्तौड़गढ़ में महाराणा संग्राम सिंह, चित्तौड़गढ़ के एक महाराणा थे, राजा थे, जिसका नाम क्या था? संग्राम सिंह। उनकी मृत्यु के बाद, जब वो उनकी मृत्यु हो गई, उनका देहांत हो गया, तो चारों तरफ बड़ी अव्यवस्था फैल गई क्योंकि जिस राज्य का में राजा नहीं होगा तो वहाँ जाहिर सी बात है अव्यवस्था फैल ही जाती है। तो उसके बड़े पुत्र भोजराज थे, वो पहले से ही कालग्रस्त हो गए थे, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। और दूसरे पुत्र जो थे उनके, विक्रम सिंह, वो 14-15 वर्ष के थे। और सबसे छोटे जो थे उदय सिंह, वो केवल 7-8 वर्ष के ही थे। उदय सिंह की देखभाल पन्नाधाय करती थी। उनके भी एक पुत्र था, चंदन, उदय सिंह की जितना ही बड़ा। तो ऐसे ही क्या थे, 3 पुत्र थे संग्राम सिंह के। पहला भोजराज जो संग्राम सिंह की मृत्यु से पहले ही मौत को प्राप्त हो गया था, मृत्यु को प्राप्त हो गया था। दूसरा बेटा विक्रम सिंह और तीसरा उदय सिंह, है ना। और उदय सिंह की धायमा कौन थी? पन्नाधाय। और पन्नाधाय का बेटा था, पन्नाधाय के एक पुत्र था खुद का, चंदन, जो किसके समान था? उदय सिंह की ही एज का था। महाराणा संग्राम सिंह के निधन के बाद विक्रम सिंह का राजतिलक अलग किया गया। अब सबसे बड़ा कौन हो गया? फिर भोजराज की तो मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद सबसे बड़ा हुआ विक्रम सिंह। तो विक्रम सिंह को गद्दी पे बिठाया गया, राजतिलक करवाया गया। मगर एक वहां पे एक दासी का पुत्र था, बनवीर। उस समय वो इस भयंकर षड्यंत्र में लगा हुआ था, मतलब षड्यंत्र मतलब वो चारों तरफ से इसी बात पे लगा हुआ था कि इन छोटे छोटे कर्मचारियों को, अपने छोटे बड़े सारे कर्मचारियों को अपने में मिला ले और चित्तौड़ के मतलब ये विक्रम सिंह की मृत्यु को मारकर राजगद्दी पर खुद बैठ जाए। घात लगाए बैठा था, मतलब वो अब खुद चित्तौड़गढ़ की गद्दी पर शासन करना चाहता था। खूबीलाल, थोड़ी कल्पना करो कि जहाँ अधिकांश कर्मचारी पथ भ्रष्ट हो गए हों और अबोध राजकुमार राजनीति की चालों से अनभिज्ञ हो, वहाँ क्या परिणाम हुए होंगे। तो बोले तुम सोचो कि अगर जहाँ पर सारे ही कर्मचारी हैं, जो सेनापति है, प्रधानमंत्री है, वो सब ही अपने प्रतभ्रष्ट मतलब अपने रास्ते से भ्रष्ट हो जाए, मतलब अपने सच्चाई के, ईमानदारी के रास्ते को न चुनकर बुराई की तरफ अग्रसर हो जाए, तो और वहाँ का जो राजकुमार है वो अभी अबोध है, अब उसकी उम्र इतनी नहीं है कि वो राजनीतिक की चालों को समझ सके, अनभिज्ञ मतलब उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। तो वहाँ पर क्या परिणाम होगा, वहाँ का नतीजा क्या निकलेगा? परिणाम मतलब होता है बेटे नतीजा। तो वहाँ क्या नतीजा होगा? तो खूबीलाल स्तब्ध होकर सुन रहा था। स्तब्ध मतलब बहुत ही ध्यान से एकाग्रचित होकर वो
ये बातें सुन रहा था। बोला, सचमुच उनकी स्थिति कठिन हो गई होगी जीजी। तो बोले उनकी स्थिति तो बहुत कठिन हो गई होगी, मतलब कठिन मतलब इस परिस्थिति बहुत ही विकट परिस्थिति हो गई होगी, मतलब विषम परिस्थितियां उनके सामने आ गई थी। कठिन ही नहीं, खूबी भयंकर रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हो गई थी। मतलब उसकी बहन कहती है कि कठिन ही नहीं कह सकते, इसे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हम कह सकते हैं। उस महादुष्ट ने एक चाल चली। उस महादुष्ट कौन था? महादुष्ट बनवीर ने एक चाल चली कि जब नवरात्र मतलब जो नवरात्रि 9 दिनों का प्रोग्राम होता है ना, विजयदशमी से पहले, तो उस समय चित्तौड़गढ़ में नाच रंग का उन्होंने आयोजन कराया और उसमें विशेष रूप से दोनों राजकुमारों को बुलाने की योजना बनाई। बोलते अच्छा, तो बोलते हैं हाँ। उसकी बहन बोलती है हाँ, और उसी योजना में नाच रंग में लगी हुई जनता के सामने धोखे से उन दोनों राजकुमारों की हत्या करके अपना रास्ता निष्कंटक हो जाएगा, मतलब विकांटों से रहित या साफ हो जाएगा। तो विक्रम सिंह को उस धोखे में आ गया। विक्रम सिंह उस धोखे में आ गया, मतलब वहां पर उस दिन नाच रंग के में प्रोग्राम में वो चला गया था और बनवीर ने उसकी हत्या कर दी थी। मगर उदय सिंह पर पन्नाधाय ढाल बनकर छाई हुई थी, मतलब उसने पन्नाधाय ने उदय सिंह को वहां पर नहीं भेजा, इसलिए वह धोखे में नहीं फंसा सका। उसे बनवीर भी जानता था कि जब तक पन्नाधाय है तब तक उदय सिंह को धोखे से मारना संभव नहीं है। उधर पन्नाधाय को पता चल लग गया था कि नगर में जो लोग हैं सब लोग वो नाचरंग के बीच हत्याकांड करने वाला है। मगर वह उदय सिंह को लेकर कहीं बाहर भी नहीं जा सकती थी। तो बोलते हैं क्यों नहीं ले जा सकती थी? बोले क्योंकि इसलिए नहीं ले जा सकती थी कि बनवीर ने चारों तरफ क्या कर रखा थे, अपने जासूस चारों तरफ फैला रखे थे और बनवीर के आदमी सब और चौकीदारी कर रहे थे। बाहर निकलना निरापद नहीं था, मतलब संभव नहीं था। निरापद मतलब संभव नहीं था। महल में उसे छिपाना से तो कोई लाभ नहीं था, क्योंकि महल में अगर उसको कहीं पे छिपाएंगे तो कोई भी सेनापति या प्रधानमंत्री किसी के भी द्वारा, अगर वो सैनिकों के द्वारा वो देखा जाता है तो वो वहीं पे उसे मार देंगे, क्योंकि सभी और बनवीर के भेदिए मौजूद थे। सभी सहायक मतलब कर्मचारी थे जो बनवीर की तरफ मिले हुए थे। इसी भयंकर संकट में पन्नाधाय ने अपने मन में एक ऐसा दृढ़ संकल्प लिया जैसा कोई क्षमा शायद नहीं कर सकेगी। ऐसे में पन्नाधाय ने एक दृढ़ संकल्प लिया, जो किसी भी माँ के द्वारा ऐसा संकल्प लेना बहुत ही मुश्किल और नामुमकिन है। उसने क्या किया कि उदय सिंह को नाच रंग में नहीं जाने दिया और इसीलिए वह रूठ कर रसोई में ही सो गया, रसोई घर में सो गया हो, क्योंकि उससे को भी गुस्सा आया कि मेरे को पन्नाधाय, और ये नहीं होता था कि वो एज ए सर्वेंट ही, वो माँ के समान ही उनको मान सम्मान मिलता था धाय माँ को। तो जब वो उससे रूठ गया उदय सिंह, तो वो रूठ कर क्या है रसोई घर में सो गया। और कीरत नाम का एक बारी था जो पन्नाधाय का भक्त था, मतलब पन्नाधाय का कहना मानता था, उसका सम्मान करता था। वो महलों में झूठी पतले इकट्ठे करने का काम, इकट्ठी करके बाहर ले जाने का काम करता था। तो पन्नाधाय ने उसे सिसोदिया वंश की आन बचाने का यह काम सौंपा कि वह अपने टोकरे में उदय सिंह को छिपाकर चित्तौड़ के किले से बाहर पहुंचा दे और पन्नाधाय के वहां आने तक उसकी रक्षा करे। तो पन्नाधाय ने उस कीरत नामक बारी को क्या काम दिया कि वो सिसोदिया वंश, वो जो राजा था उदय सिंह और विक्रम सिंह या संग्राम सिंह, वो कौन से वंश के राजा थे? सिसोदिया वंश के। तो सिसोदिया वंश के राजकुमार कौन था? हो गया उदय सिंह। तो उदय सिंह की रक्षा के लिए उसने कीरतबारी से सहायता ली। कीरतबारी बात और धर्म का धनी था, वो बात का पक्का था। अगर उसे नहीं करना होता तो वो उसी वक्त मना कर देता, पर वो मतलब पन्ना की सहायता करने के लिए उसने हामी भरी और उधर पन्नाधाय उसको उदय सिंह को लेकर महल से बाहर चला गया और इधर पन्नाधाय का एकमात्र बेटा चंदन तमाशा देखकर लौटा, मतलब उसने नाच रंग का प्रोग्राम देखकर लौटा। तो वह माँ से राजकुमार उदय सिंह के बारे में पूछता, क्योंकि वो दोनों हमेशा रोज रोज साथ ही, मतलब क्योंकि वे दोनों प्राय साथ साथ खाना खाते थे, साथ साथ ही वो खाना खाते थे। तो आती उसने पहले उदय सिंह के बारे में पूछा। माँ ने हूँ हाँ हूँ करते हुए उसे उदय सिंह के बारे में के शयन कक्ष में लाकर खाना खिलाया।
मतलब उसको उदय सिंह के ही शयन कक्ष में बिठाकर खाना खिलाया, प्यार किया और फिर उदय सिंह के पलंग पर ही उसे बिठाकर किसी गहरी चिंता में की छाया में डूबे डूबे कई अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई। माँ की ममता की छाती पर पत्थर रखकर वह सब काम कर रही थी, क्योंकि उसने सोच मन में ही मन में ये संकल्प ले लिया था कि मैं उदय सिंह को बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन का त्याग करूंगी। तो वो सोचो कि वो मतलब अपने बेटे का त्याग करने जा रही है, उसे प्यार से कहानी भी सुनाती है, उसको खाना भी खिलाती है और फिर उसे पलंग पे बिस्तर पर सुला देती है। तो ये सब बड़ी मतलब मुश्किल से उसने अपनी छाती पे पत्थर रखकर कि बड़ी मुश्किल से धैर्य धारण कर कर वो ये सारे काम कर रही थी, और जो दुनिया की कोई भी माँ कभी भी नहीं कर सकती। कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए ऐसा काम नहीं कर सकती। राज्य की रक्षा पर, राजवंश की रक्षा पर, चित्तौड़ के गौरव की रक्षा पर, सत्य और निष्ठा की रक्षा पर आज माँ की ममता की कठोर परीक्षा थी। उसने बहुत ही कठिन परीक्षा ले रहा था भगवान उससे। तो अबोध चंदन माँ के दुलार की छाया में शीघ्र ही निंद्रामग्न हो गया। उसे जल्दी से ही नींद आ गई, सो गया, और ऐसी नींद सो गया कि उसने उस नींद का सवेरा आज तक भी नहीं देखा। क्योंकि थोड़ी ही देर में क्या हुआ था उसके बाद, क्यों नहीं उठ पाया, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद में षड्यंत्री हत्यारा विक्रम सिंह, वो बनवीर विक्रम सिंह के खून से रंगी हुई तलवार लेकर उदय सिंह के कक्ष में आया, और पन्ना ने कड़क करके उसे धिक्कारा, मतलब उसको धिक्कार दिया। वो अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करेगी कि कैसे इसके अंदर की आत्मा, सोई हुई आत्मा है, वो जाग जाए और वो इस तरह का पाप ना करे। इसलिए उसने उसको बहुत धिक्कारा, भला बुरा कहा, फटकारा भी। मगर राज्य के नशे में धुत पागल उस दुष्ट ने अट्टहास करते हुए कहा, पन्ना, आज भवानी मुझ पर प्रसन्न है। देख, इस तलवार की धार पर शिशोदिया वंश के दोनों सपूतों का खून अब एक होने वाला है, क्योंकि मैं इसको मारकर इन दोनों को खत्म करके मैं राज्य की गद्दी पर बैठूंगा। आज तू उदय सिंह को मेरे हाथ से नहीं बचा पाएगी। एक बार माँ की ममता ने फिर सिर उठाया और पन्ना तब बलवीर के सामने गिड़गिड़ाने लगी। फिर क्योंकि वो हाथ जोड़कर बनवीर के सामने गिड़गिड़ाने लग गई कि मेरे पुत्र को, मतलब इस उदय सिंह को छोड़ दो। तो बोलती है कि अरे नीच, पात की नीच, मतलब बुरा कर्म करने वाला पापी। पात की मत क्या होता है, पापी, कि तू इस तरह के अबोध बच्चों को, बालकों को हत्या करके तू क्या बहादुरी बखानता है। तू उदय सिंह की हत्या न कर, मैं इसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी, कुछ तो दया कर। मगर बनवीर का अट्टहास सुनकर उसका सत्रित्व जाग उठा। उसने खूब विनती की कि तू है ना ऐसे छोटे छोटे बच्चों को मारकर इनका को मत मार। अगर तू चाहता है राज्य की गद्दी पे, तू राज्य मैं लेकर कहीं चली जाऊंगी। पर उसने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। तो इस पर पन्नाधाय को क्रोध आ गया, उसका शस्त्रित्व जाग गया, और उसने क्या किया, एक अपनी कटार उठाकर बनवीर पर टूट पड़ी, मतलब बनवीर पर वार किया। मगर दुष्टों का भी साथ दे देता है खूबी, मतलब भाग्य ने उस दिन किसका साथ दिया, बनवीर का साथ दिया, और कटार का वार कर बैठी, और क्रोध से फुफकारते हुए उसने पलंग पर सोए हुए बच्चे पर तलवार चला दी। पलंग पर से चीख तक नहीं उठी। मतलब फिर उसने क्या किया, जैसे उसने कटार से वार किया वैसे उसने पन्नाधाय को हटाकर और उस सोए हुए बालक पर, जो कौन था, चंदन था, उस पे तलवार से वार किया। और वो सो रहा था, नींद में मग्न था, तो उससे नींद की अवस्था में उसके ऊपर मतलब पलंग से चीख भी नहीं निकली, उसके मुख से कोई चीख भी ना निकली। मगर उस माँ के कलेजे को भेद कर जो चीख उठी, मतलब उसकी पन्नाधाय ने जो चीखा या उसके जो दिल पे लगा, वो आज भी चित्तौड़गढ़ के खंडरों में गूंज रही है। वो चीख आज भी चित्तौड़गढ़ के खंडरों में यूं क्यों सुनाई देती है, क्योंकि उसके त्याग को सोचकर आज कोई भी माँ है, उसको इस तरह की कहानी सुनकर क्या है, उसकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। माँ ने मीठे दुलार से सोया हुआ, माँ के मीठे दुलार में, माँ के प्यार की दुलार में सोया हुआ चंदन आज तक उसी छाया में सोया हुआ होगा। वो उसी प्यार और दुलार की छाया में सोया हुआ है खूबीलाल।
जीजी आगे कुछ भी नहीं कह सकी, उसका गला भर आया। वो क्या करी, उसको रोना आ गया। ये सब बातें सोचकर या पढ़कर आंखों से आंसू झर रहे थे, उसकी आंखों से आंखें झर रहे थे। और खूबीलाल जो ये कहानी सुन रहा था, उसकी आंखें भी आंखों आंसुओं से तर हो गई थी। वो भी उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। तो बेटे ये पन्नाधाय के महान त्याग और बलिदान की कहानी है। ये हमेशा हमें याद रखनी चाहिए और इस चैप्टर को आपको बार बार रीडिंग करके पढ़ना है और उन किसी के मतलब उनके त्याग और बलिदान के बारे में सोचना है कि इतना त्याग और बलिदान आज के समय में कोई कर सकता है। ठीक है बेटे, इस चैप्टर को रीड करना। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बेटे, हैव अ नाइस डे।